Assalamu alaikum. Most welcome, student, second year. स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने कहा था ना कि सीरीज़ में आया करो तो तुम्हें कुछ मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से डरने वाले थे, बेशक आज भी हमारा टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इतना अंदर तो नहीं जा रहे हैं, जस्ट हम इंटर हो रहे हैं। एक तरीके से हम आ रहे थे। इनिशियल हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री में फिर आपने जो क्लासिकल मेथड था, कंबशन एनालिसिस आपने पढ़ा था, वहाँ से आपने क्या निकाला, एम्पेरिकल फार्मूला निकाला। एम्पेरिकल फार्मूला के बाद तुमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला। फिर तुमने ये पढ़ा था कि इनऑर्गेनिक के लिए तो एक ही कोई फार्मूला है, तो एक ही फार्मूला पॉसिबल है किसी कंपाउंड के लिए, लेकिन ऑर्गेनिक में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन बहुत सारे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत सारे कंपाउंड पॉसिबल है कि वो ऑर्गेनिक में हो। यानी आपने आइसोमेरिज्म की तरफ आपका इशारा था। तो आपने कहा था कि क्लासिकल मेथड जो है इससे आगे कुछ नहीं कर सकते, ताहम थोड़ा बहुत मैं और भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब देखो, लेट फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं किसी कंपाउंड का मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आया, तो हम तीन तरीकों से हम मालूम कर सकते हैं कि ये कंपाउंड क्या है। चलो लेट सबसे पहले आप फिजिकल मेथड देखें, लेकिन फिजिकल मेथड में आप क्या करेंगे, एक कंपाउंड के लिए तो मैंने कर लिया, अब देखते हैं क्या होता है। चलो लेट फॉर एग्जांपल मैंने कंबशन एनालिसिस किया और मुझे फिजिकल मेथड का कहता हूं, जो क्लासिकल मेथड था वहाँ से लेट फॉर एग्जांपल मैंने वो तरीका अप्लाई किया, कंबशन एनालिसिस अप्लाई किया और मुझे कंपाउंड का फार्मूला मिला। कौन सा फार्मूला मिला? ये वाला। मैंने यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखा है, लेकिन वैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक आज इतना हम अंदर नहीं जा रहे। आज सिर्फ हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बिल्कुल हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पर करेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखो, आज वाला टॉपिक अगर तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का समझ नहीं आएगा तुम्हें, तो इसलिए आज मेरे साथ आया करो। आफ्टर द derivation of the molecular formula of an organic compound, now we have to find out the structure formula of the compound. So for structure formula following methods may be applicable, that is physical method, chemical method and number थर्ड जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। वैसे ये मैं वैसे शामिल किया है मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इसका क्या मतलब है। देखो, मैंने कंपाउंड का फार्मूला निकाला, फार्मूला निकल आया। क्या फार्मूला है? उस कंपाउंड का फार्मूला है C2H6O। तो पॉसिबल है कि ये इथेनॉल हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये भी पॉसिबल है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। डाई इथाइल ईथर भी पॉसिबल है, और ये इथेनॉल भी पॉसिबल है, इथाइल अल्कोहल भी पॉसिबल है। पॉसिबल है ना? इथेनॉल और फेक नेम मिथॉक्सी मीथेन और फेक नेम मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम, डाइमिथाइल ईथर कॉमन नेम। तो दोनों पॉसिबल है। ये भी C2H541 ये भी C2H6O है, C2H6O। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। फिजिकली हम कैसे मालूम करेंगे कि फॉर एग्जांपल मुझे वो कंपाउंड मिला, मुझे इस बर्तन में मैंने उस कंपाउंड को हासिल किया है, अब मैं क्या करूंगा, इसका मैं बॉइलिंग पॉइंट मालूम करूंगा। देखो ये फिजिकल तरीका है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ग्रेविटी एटसेट्रा, ये चीज़ें मैं क्या करूंगा, इसको देखूंगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट मैं थर्मोमीटर लगा के इसको हीट दूंगा, इसमें थर्मोमीटर रख के इसको हीट दूंगा, और जब ये बॉइलिंग शुरू कर देगा तो देखूंगा कि इसका टेम्परेचर क्या है। तो अगर ये कंपाउंड
ये वाले कंपाउंड है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 341 पर ये बॉइलिंग करेगा। और अगर ये नहीं है 248 पर उन्होंने 248 केल्विन क्या मैं कहता हूँ 248 केल्विन पर उन्होंने बॉइलिंग शुरू की, तो आप समझे कि ये इथेनॉल है, सॉरी इतर है, डाइमिथाइल इतर है, डाइमिथाइल इतर है। और अगर 341 पर करता है तो आप समझे कि ये क्या है, ये इथेनॉल है। आसान सी बात है। लेकिन जनाब बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए तो आप नहीं कर सकते, ये तो सिंपल ये है, बहुत सारे आ सकते, तो हम बहुत सारों के लिए इतना करेंगे। मैंने नहीं कहा था ना कि बहुत लंबा केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगा फिर तो ये, और रिजल्ट याद रखो, रिजल्ट फिर भी एक्यूरेट नहीं होगा। तो ये हो सकता है फिजिकल मेथड आपने अप्लाई किया। अब जनाब केमिकली मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं केमिकल का मतलब इसके साथ किसी केमिकल का मैं रिएक्शन कर दो, लेट फॉर एग्जांपल अगेन से मैं यही मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला, मैंने क्या निकाला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आया। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, लेट फॉर एग्जांपल वो क्या है, वो है C2H6O। तो केमिकली मुझे कैसे पता चलेगा ये इतर है, डाइमिथाइल इतर है या ये इथेनॉल है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसका रिएक्शन, इसके साथ मैं रिएक्शन करूँगा। इसका मैंने क्या किया, इसका मैं सोडियम के साथ इसका रिएक्शन कर देता हो, इसका मैं सोडियम के साथ क्या कर देता हो, रिएक्शन कर देता हो। तो याद रखो अब पॉइंट क्या है, अब क्या पॉइंट है बताता हूं। आप लोगों को पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा आपने पढ़ा था कि ये जो है ना, ये अल्कोहल एसिडिक होते हैं, और जब एसिड के साथ किसी मेटल का रिएक्शन हो जाता है तो रिजल्ट तुम्हें मिलने वाला है उस मेटल का सॉल्ट और साथ साथ हाइड्रोजन गैस का इखराज। यस, तो ये जो मुझे मिला ना, ये जो मुझे कंपाउंड मिला, अब मुझे तो पता चला कि इसका फॉर्मूला तो C2H6O है, लेकिन क्या ये अल्कोहल है, इथेनॉल है या डाइमिथाइल इतर है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं सोडियम के साथ इसका रिएक्शन करूंगा। तो जब सोडियम के साथ रिएक्शन करूंगा, अगर रिएक्शन हुआ, ये चीज बना, रिएक्शन होवेगा। अब तुम सोचोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ बना है, तो जाहिर बात है उसका जाहिर आप फिजिकली जब आप देखेंगे तो आपको पता चले कि रिएक्शन हो रहा है। जब रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन का इखराज हो रहा है, तो अगर वो हो रहा है तो ठीक है, वो क्या है, ये कंपाउंड अल्कोहल है। लेकिन अगर तुम इतर के साथ सोडियम का रिएक्शन कर देते हो तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है तो समझो कि बस ये जो मुझे कंपाउंड मिला था C2H6O, ये इतर था, डाइमिथाइल इतर था, ये इथेनॉल नहीं था। ओके जी, ओके, दैट इज ओके। सो फिर क्या है, लेकिन जनाब ये तो मेथड्स है, लेकिन ये मेथड्स जो है ये ठीक तरह से मेथड्स नहीं है। आप नहीं निकाल सकते हैं जब तक आप क्या नहीं करेंगे, जब तक आपके पास क्या ना हो, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड आप अप्लाई नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो किसी कंपाउंड को का आइडेंटिफिकेशन के लिए जो सबसे एक्यूरेट मेथड है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है। ठीक है, मैंने कहा था ना, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में कितने स्पेक्ट्रोस्कोपीज हमने करने हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी करने हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करना है, NMR करने हैं एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करने हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी टू आल्सो। ओके जी, वो करेंगे। बहुत ज़्यादा जो स्ट्रक्चर के साथ हम रिलेट होते हैं वो IR और UV हम अप्लाई कर देते हैं। देखो हमारे पास सन से जो रेडिएशन है, बहुत सारी इसमें रेडिएशन होते हैं। सन से जो लाइट आ रहा है इसमें UV, विजिबल एंड IR, ये 3 रीजन्स है। सबसे ज़्यादा एनर्जी UV का होगा, एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा, UV का, फिर विजिबल का, और फिर किसका, IR का। सबसे पहले UV का, फिर विजिबल का एंड फिर किसका, IR का। ठीक है, मैं तुम्हें एक रिलेशन बता देता हूं। हमारे पास रिलेशन है, हमें पता है, अगर तुम्हें प्लांक्स इक्वेशन याद है,
फर्स्ट ईयर से मैं कहता हूँ, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था कि प्लैंक्स इक्वेशन में E इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी था और एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। इस रिलेशन को आप यू भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, बिकॉज न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। ये हमें पता है, ये फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन है, ये फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन है। और अगर आप इसको वेव नंबर की सूरत में लिखना चाहते हो तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब एनर्जी का देखो, एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है और एनर्जी का वेव नंबर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। अभी जब किसी चीज का एनर्जी ज्यादा हो तो इसका वेव नंबर भी ज्यादा होगा और इसका फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, ठीक है। ताहम जब एनर्जी ज्यादा हो तो वेव नंबर कम पड़ेगा, वेवलेंथ कम पड़ेगा, वेवलेंथ कम पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जेटिक है वो यूवी है, तो इसका मतलब है इसका वेव नंबर भी ज्यादा होगा और इसका फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, विजिबल से और विजिबल के ज्यादा होगी। किस चीज से, IR के। ताहम वेवलेंथ के लिहाज से इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम होगा, सबसे कम होगा, फिर इसका होगा और IR का ज्यादा होगा, ठीक है। अब वेवलेंथ की तरफ जरा चलते हैं। देखो, जिन रेडिएशन का वेवलेंथ 200 तकरीबन, मैं 350 का कहता हूँ, एग्जैक्ट लिखूंगा 750 तक, ये रीजन विजिबल रीजन है। इससे नीचे वाला जो होगा यूवी वाला होगा और इससे ऊपर वाला IR होगा, ठीक है। IR का एनर्जी कम है ना और यूवी का एनर्जी ज्यादा है ना, एनर्जी तो ज्यादा है ना, एनर्जी यहां पर एनर्जी क्या है, एनर्जी IR का कम है और यूवी का ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये जो एनर्जी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो वेवलेंथ है, ये किसी मॉलिक्यूल में क्या करेगा, वाइब्रेशन काज करेगा, कुछ और नहीं कर सकता है, ये सिर्फ वाइब्रेशन काज करेगा। ये क्या करेगा, ये वाइब्रेशन लाएगा। तो IR रीजन जो है हमारे पास यहां पर क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होगा। ओके जी, समझ में आया होगा ना, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर वाइब्रेशनल एक्साइटेशन होगा, जो मैंने यहां पर वाइब्रेशन ट्रांजिशन होगा, और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है, ठीक है। अब क्या है, अब तुम्हें वेरियस कंपाउंड्स मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हें ये कंपाउंड मिला, देखो यहां पर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, तो इसके वाइब्रेशनल एक्साइटेशन के लिए कुछ और फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के वाइब्रेशनल एक्साइटेशन के लिए कुछ और फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए कुछ और की जरूरत होती है, इस बॉन्ड के लिए कुछ और की जरूरत पड़ती है। इसी तरह अगर डबल बॉन्ड है तो कुछ और की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली अगर ये नाइट्रोजन की बॉन्ड है, सिमिलरली अगर ये अल्कोहल है, लेट फॉर एग्जांपल में ये क्या हो कि इस बॉन्ड के लिए अलग एनर्जी की जरूरत होती है, इस बॉन्ड के लिए अलग एनर्जी की जरूरत होती है, मुख्तलिफ। अगर मैं इसका कहो, लेट फॉर एग्जांपल ऑफ इसको देखिए, मैं आज पढ़ाने वाला नहीं, आपने टेंशन नहीं लेना है, ये चीज मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं, ये मैं तुम्हें सिर्फ बताने वाला हूं। कल हमारा ये टॉपिक होगा और पढ़ेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज सिर्फ इतना पढ़े कि बेशक हाँ, इसका तो इस बॉन्ड का इसका स्ट्रेंथ और इसका स्ट्रेंथ तो एक दूसरे मुख्तलिफ है, इसलिए यहां पर कुछ और किस्म का एब्जॉर्प्शन होगा, यहां पर कुछ और किस्म का एब्जॉर्प्शन होगा, तो हम सेपरेट कर सकेंगे। ये कंपाउंड इस कंपाउंड से हम सेपरेट कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड अप्लाई करके। सिमिलरली अगर एक्साइटेशन होता है तो इस बॉन्ड से यहां तक जो एक्साइटेशन होगा, कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, कुछ और किस्म का इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है, कार्बन इसका और किस्म का होगा। फिर आप देखेंगे, अभी मैं नहीं पढ़ाता हूं, आपने टेंशन नहीं लेना है, आप सिर्फ इतना समझो कि यस, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जब हम अप्लाई कर देते हैं तो हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि ये कंपाउंड जो है ये अल्कोहल है और ये कंपाउंड डाइमिथाइल ईथर है।
समझ में आया? इंशाल्लाह सीरीज में आया करो, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मुझे पता है कि आपका बिल्कुल पता नहीं चला कि सर ने क्या कहा, इसका क्या मतलब है, क्योंकि असल में मेरा मकसद ये है कि तुम एक सीरीज़ में आ जाओ, तुम एक सीरीज़ में आ जाओ। जब आप सीरीज़ में आ रहे हैं तब जाके स्पेक्ट्रोस्कोपी का तुम्हें समझ आ सकता है। आज मेरा टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है नहीं एग्जैक्ट, मैं सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि हाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी की मेथड है जो कल हमने एग्जैक्ट उनको पढ़ाना है। सबसे पहले हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के पढ़ेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक, इतना छोटा तो नहीं है, ठीक है। फिर UV पढ़ेंगे, फिर मास पढ़ेंगे और फिर NMR एंड फिर मास पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ एक बात है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को मत सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हें हर वीडियो के अपडेट मिलते रहे। थैंक यू, फिर से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।